नमस्कार दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं एक छोटे से सवाल से। सो गाइस, अगर आपने एक ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा लिया, उस ज़मीन के छोटे से टुकड़े के ऊपर आपने सोचा कि मैं एक घर बनाऊं, उसमें रहूं या फिर उसको मैं किराए पे दूं। ठीक है, आपने उस घर को बनाने का एक कॉन्ट्रैक्ट एक मिस्त्री को दिया, एक ठेकेदार को दिया। ठीक है, और उसने आपके द्वारा तय किए गए समय पर आपका मकान आपको बना करके दे दिया। लेकिन जब पहली बरसात उस घर के ऊपर आती है या पहली बारिश उस घर के ऊपर पड़ती है, तो तुरंत आपके घर की छत टपकना स्टार्ट कर देती है और हल्का सा हवा का झोंका आते ही आपके घर की एक दीवार पूरी ढह जाती है। तो क्या आप अगली बार उस मिस्त्री को या फिर उस ठेकेदार को अपने घर बनाने का दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट देंगे या फिर आप उससे तौबा कर लोगे? शायद आप उससे तौबा कर लोगे, कान पकड़ लोगे, भैया सबसे बड़ी गलती हो गई कि मैंने अपने घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट इस ठेकेदार को दिया, इस मिस्त्री को दिया। आप यही तो करोगे। लेकिन जब बात ना सरकारी ठेकों की होती है, सरकारी कंस्ट्रक्शन की होती है, हज़ारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की होती है और पैसा जब जनता के टैक्स का होता है, तब सवाल थोड़ा अलग हो जाता है। तो बस क्या खराब काम करने वालों को सज़ा मिलती है इस अमृतकाल में, इस विश्व देश के अंदर, या फिर अगला ठेका उन्हीं को मिलता है? और अगर अगला ठेका उन्हीं को मिलता है तो सवाल सिर्फ सड़क का नहीं रहता, उस समय सवाल बन जाता है सिस्टम की आखिर जवाबदेही कितनी है, या फिर सब हो रहा है सब चंगा से, जो हो रहा है सब चंगा से। तो आज की ये वीडियो सिर्फ एक सड़क से संबंधित नहीं है, ध्यान रखिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 4200 करोड़ के एक्सप्रेसवे की, यूपीआई पर संभावित एमडीआर की, अमेरिका के 100% टैरिफ वाले दबाव की और 2192 करोड़ का डीप टेक फंडिंग विवाद के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में सरकारी खरीद की कहानी की, और राजनीति में पारदर्शिता का सबसे बड़ा सवाल क्या होना चाहिए, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर इस वीडियो को प्लीज़ आप लोग अंत तक जरूर देखेंगे। अंत में मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, क्या भारत में भ्रष्टाचार की समस्या कम हुई है इस अमृतकाल में, या फिर उसकी चर्चा कम हो चुकी है? चलिए जानते हैं, समझते हैं, इन तमाम बातों को करते हैं डीप डाइव। तो बस पहला सवाल है अमेरिका के 100% टैरिफ के बारे में कि आखिरकार ये टैरिफ है क्या, क्योंकि ये खबर इस समय काफ़ी सुर्खियों पर बनी हुई है, जो काफ़ी चर्चा का विषय बन चुकी है इस समय। एक्चुअली क्या हुआ कि चंद घंटों पहले अमेरिकी सीनेट ने रूस से जुड़े सैंक्शन बिल को अभी मंजूरी दे दी है। अब इसमें ऐसी व्यवस्था का रास्ता खुलता है जिसके तहत रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों के इंपोर्ट्स पर 100% तक सेकेंडरी टैरिफ लगाया जा सकता है। जो भी रूस के साथ में व्यापार करते हैं, जिसमें हम भी व्यापार करते हैं रूस से, ध्यान रखिएगा। पहले हमारा इससे ऑयल की परचेसिंग, क्रूड ऑयल की परचेसिंग काफ़ी अधिक थी, बट ट्रम्प चाचा ने भारत को बोला भैया भतीजे जी आप ऐसा करो कि फ़िलहाल कम परचेस करो, मत करो उससे परचेस। तो हमने उसका जो परचेसिंग थी काफ़ी कम कर दी। अब हम केवल मात्र आई थिंक 36% के आसपास क्रूड ऑयल रूस से परचेस करते हैं। अब उसने ये बोला कि जो भी देश रूस से शॉपिंग कर रहे हैं, रूस से जो परचेज़ करते हैं, अगर उनका सामान हमारे अमेरिकी देश में आएगा तो हम उनके ऊपर 100% सेकेंडरी टैरिफ लगा देंगे। अब देखिए इसका टैरिफ वाला धमाका फिर से स्टार्ट हो गया है। ये सनक ट्रम्प की फिर से स्टार्ट हो चुकी है और इस बात को बहुमत मिल चुका है दोस्तों अमेरिकी सीनेट से। और दोस्तों भारत और चीन जैसे बड़े रशियन एनर्जी बायर कंट्री अब इसके दायरे में आ सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये कहना कि अमेरिका ने भारत पर सीधे 100% टैरिफ लगा दिया है, अभी ये कहना 100% सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ना अभी थोड़ा सा गैप बाकी है, थोड़ा सा इंतज़ार बाकी है। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ट्रंप ने ठगा नहीं। इसको 1 सेकंड लगता है अनाउंसमेंट करने के लिए। आपको याद होगा कैसे इसने वहाँ पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था, तमाम देशों के ऊपर टैरिफ जंग इसने अलग से छेड़ दी थी। ये वही व्यक्ति है, ध्यान रखिएगा। 60 साल से ऊपर का हो चुका है, 74 इसकी एज है, शायद हल्का सा इसका शॉर्ट सर्किट स्टार्ट हो चुका होगा। मजबूरी है, अभी एज हो चुकी है तो गलती इसकी भी नहीं है, एज का तकाजा ये है। लेकिन इसकी एज के तकाजा अन्य देशों की बैंड बजा रही है। चलिए यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि राजनीति में हेडलाइन छोटी होती है लेकिन कानून की लैंग्वेज बहुत बड़ी होती है। और अगर आगे चल कर के ये व्यवस्था इंडिया पर लागू होती है तो असर सिर्फ सरकार पर नहीं पड़ेगा, असर पड़ेगा हमारे एक्सपोर्ट पर, मैन्युफैक्चरिंग पर, तेल की कीमतों पर, सप्लाई चेन पर, अंततः हमारी और आपकी जेब पर डाका पड़ने वाला है। यानी कि सवाल ये नहीं कि डंका हमारे वर्ल्ड के अंदर बज रहा है या फिर नहीं बज रहा भारत का, सवाल ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में एक व्यापार के जरिए दबाव बनाए कोई देश, तब हमारा ये भारत अपने इकोनॉमिक बार्गेनिंग पावर का इस्तेमाल कैसे करता है, या फिर बस चुप्पी साध लेगा, न्यूट्रल हो जाएगा, जो हो रहा है सो होने दो। तो बस यही असली सवाल आज के दौर का होना चाहिए।
चलिए अब आते हैं दूसरी खबर पर दोस्तों, यूपीआई से संबंधित। जी हाँ, आज भारत में यूपीआई सिर्फ पेमेंट सिस्टम नहीं है, ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। लोगों ने कैश रखना पॉकेट में बंद कर दिया है, हर बात पे निकालते हैं फ़ोन, करते हैं खटाक खटाक स्कैन। एक्चुअली एनपीसीआई के आंकड़ों के मुताबिक मई 2026 में यूपीआई पर करीब 23.2 अरब ट्रांजैक्शन हुई है केवल एक महीने में, ध्यान रखिएगा। और उनका कुल मूल्य लगभग है 29 लाख करोड़। जी हाँ, 29.9 लाख करोड़ केवल 1 मंथ का। सोचिए एक महीने में 29.9 लाख करोड़। इसलिए यूपीआई में अगर छोटा सा भी चेंजेस होता है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट या पॉजिटिव इम्पैक्ट करोड़ों लोगों की जेब पर पड़ेगा। चलिए अब खबर दोस्तों आई है चंद घंटों पहले कि 2000 से ऊपर की ट्रांजैक्शन पर, मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर एमडीआर लगाया जा सकता है। एमडीआर की फुल फॉर्म होती है मर्चेंट डिस्काउंट रेट, और रिपोर्ट्स के मुताबिक संभावित एमडीआर 0.5% से कम हो सकता है। और ये मुख्यतः बड़े मर्चेंट्स पर लागू होने की बात सामने आ रही है कि उन पर लागू होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ ना एक बात मैं आपको साफ कर देना चाहता हूँ, और ये बात आप सबके लिए जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है कि और सरकार ने ये नहीं कहा है कि आम आदमी के हर यूपीआई पेमेंट पर नया टैक्स लग जाएगा। ये सरकार ने बिल्कुल नहीं बोला है। जैसे कि P2P यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पैसा भेजना फ्री रहने की बात कही गई है। कि जैसे कि अगर आप कोई यूपीआई पेमेंट के माध्यम से ट्रांजेक्शन करते हो, आपने अपनी छोटी बहन, बड़ी बहन, किसी भाई या फिर किसी रिश्तेदार को अगर आपने कोई स्कैन करके पेमेंट भेजी है तो उस पर ना तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा ना आपके ऊपर टैक्स लगेगा, क्योंकि वो अकाउंट उसका इंडिविजुअल अकाउंट है, वो मर्चेंट अकाउंट नहीं है। और फाइनेंशियल मिनिस्टर ने ये बात स्पष्ट की है कि अगर एमडीआर आता है तो वो सीमित मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर काफ़ी नॉमिनल लगेगा, जो व्यापारी होंगे केवल उनके ऊपर लगेगा। तो फिर सवाल दोस्तों ये भी तो है, क्या मर्चेंट पर लगने वाला खर्च कंज्यूमर तक नहीं पहुँचेगा, कस्टमर तक नहीं पहुँचेगा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पक्का पहुँचेगा? क्योंकि दुकानदार कोई चैरिटी नहीं चला रहा है, कोई समाज सेवा नहीं कर रहा है। ध्यान रखिएगा, अगर उसके पेमेंट कॉस्ट बढ़ते हैं तो वो अपने मार्जिन, प्रोडक्ट प्राइस या सर्विस चार्ज के जरिए उसकी भरपाई करने की कोशिश करेगा आम जनता से। और यही असली डिबेट भी होनी चाहिए इस मुद्दे पर। अब सोचिए यूपीआई फ्री रहेगा या फिर नहीं। अगर नहीं रहेगा फ्री तो उसका बर्डन किसके ऊपर पड़ेगा? आपके हमारे ऊपर या फिर सब विधि का विधान था, सब चंगा सी। थिंक अबाउट इट। चलिए अब आते हैं उस सड़क पर जिसने पूरे देश में सवाल खड़े कर दिए हैं, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे। वीडियो तो आपने देखा होगा, खबर से आपने पढ़ी होगी दोस्तों। 4200 करोड़ के आसपास की लागत वाला ये 63 किलोमीटर का 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जुलाई 2026 में शुरू हुआ था। उम्मीद थी कि लखनऊ और कानपुर के बीच में यात्रा का समय करीब 30 से 40 मिनट तक कम हो जाएगा, लेकिन इनॉग्रेशंस के लगभग 2 हफ्ते के भीतर सड़क के कई हिस्सों में सरफेस डैमेज, गहरे गहरे गड्ढों की खबर सामने आई है। और NHAI ने इसे रोड केव इन कहने से इनकार कर दिया है, और ये कहा है कि लगभग 40 मीटर हिस्से में अपर वियरिंग सरफेस प्रभावित हुई है। यानी कि सरकार का पक्ष भी सामने आया है, लेकिन तस्वीर और वीडियो सामने आने के बाद दोस्तों सवाल उठना काफ़ी स्वाभाविक है। दोस्तों 4200 करोड़ की नई सड़क इतनी जल्दी क्यों ख़राब हुई? और फिर सोशल मीडिया पर रिपेयर के दौरान फैंस लगाए जाने की तस्वीरें और अधिक वीडियो और तस्वीरें वायरल होने लगी। अब सोचिए एक बार कि 4200 करोड़ का एक्सप्रेसवे और रिपेयर के दौरान ये पेडेस्टल फैन का सब हाल है। ये तस्वीर ना अपने आप में एक पॉलिटिकल पंचलाइन बन चुकी है। लेकिन ये भी कहना बिल्कुल गलत होगा कि ये भ्रष्टाचार की निशानी है। और दोस्तों यहाँ पे ना ये भ्रष्टाचार की निशानी हो भी सकती है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं ना अब हमारे समृद्धकाल के अंदर लगातार बढ़ती जा रही है। तो भ्रष्टाचार साबित करने के लिए जांच चाहिए, जांच कमेटी बैठेगी, टेक्निकल रिपोर्ट आएगी सामने, जिम्मेदारी कुछ टाइम के बाद शायद तय होगी या फिर नहीं होगी। इतने में कोई दूसरा पुल टूट जाएगा, हम उस खबर की तरफ स्विच कर जाएंगे, इस खबर को हम लोग भूल जाएंगे। या फिर सवाल पूछने के लिए, जी हाँ, जो सवाल पूछेगा ज़रूरत से ज़्यादा तो उसके ऊपर FIR भी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। और अच्छी बात यह है कि NHAI ने इस मामले में एक्शन की बात कही जनता से, और ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार टोल कलेक्शन सस्पेंड किया गया था। इस रास्ते पर कोई टोल टैक्स नहीं होगा, ये तक कहा गया था, और कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कार्रवाई तथा जांच की प्रक्रिया शुरू की गई है। यानी कि अब असली परीक्षा यही है, क्या जांच सिर्फ प्रेस रिलीज तक रहेगी या जिम्मेदारी भी किसी की तय होगी? और यहीं से शुरू होती है दोस्तों, हम कह सकते हैं ठेके और जवाबदेही की असली कहानी। एक्चुअली सरकार का पैसा कोई सरकार का निजी पैसा नहीं है, ध्यान रखिएगा। वो पैसा किसका है? आपके हमारे टैक्स का पैसा है, आपके GST का, आपके इनकम टैक्स का, आपके फ्यूल टैक्स का।
जी हाँ, आपके हर उस ट्रांजैक्शन का ये पैसा है जिसमें सरकार को रेवेन्यू मिलता है। इसलिए जब 1000 करोड़ से लेकर के 2000 करोड़ या फिर 4000 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट ख़राब होता है तो नुकसान सिर्फ कागज़ पर नहीं होता, ध्यान रखिएगा, नुकसान टैक्स पेयर का होता है। और ये डायरेक्ट हम तक नहीं जुड़ा हुआ है तो उनको दुख काफ़ी कम होता है। आप इमेजिन करिएगा कि एक प्राइवेट व्यक्ति अपना घर बनाता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर ख़राब काम करता है, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्टर अगले दिन वापस आकर के आपसे कहता है कि आपका एक मकान और पड़ा है, ज़मीन एक और पड़ी है, क्या मैं वहाँ पे आपका काम मतलब घर बना सकता हूँ, आप मुझे ठेका दोगे वहाँ का? तो शायद आप उसको अपना वहाँ का ठेका बिल्कुल नहीं दोगे, आप साफ साफ उसको तौबा कर लोगे, कान पकड़ लोगे तो दफ़ा हो जाए, गेट उसके मुँह पर शायद बंद कर दोगे, तेरी बस की ना, तुझसे ना हो पाएगा, मुझको जब तैयार करना होगा घर अपना नया तो मैं तैयार कर लूँगा, तू दफ़ा हो जाए मेरी आंखों से। शायद आप लोग ऐसा बोलोगे, मुंह पे ना बोलो लेकिन मन में पक्का बोलोगे। लेकिन सरकारी व्यवस्था में ना ऐसा नहीं होना चाहिए, बस सिंपल से हाथ जोड़ लिया, उसको माफ़ करके उसको साइड छोड़ दिया, वो कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दे दिया। बल्कि सरकारी जो ठेका होता है वो कई करोड़ों में होता है, वहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर परफॉर्मेंस की इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन होनी चाहिए, उसके ऊपर एक भारी भरकम पेनल्टी लगनी चाहिए, उस कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे अन्य ठेकेदारों के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव बनेगा, डर बनेगा कि मुझे काम भी तरीके से करना है वरना मेरे हाथ से ठेका चला जाएगा, मुझको पेनल्टी भरनी पड़ सकती है। ऐसी होना चाहिए। और जिस अधिकारी ने एक ख़राब काम को अप्रूव किया हो उसकी भी जवाबदेही होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर को दोष दे करके कहानी पूरी नहीं होती है। सरकारी इंजीनियर, कंसल्टेंट, क्वालिटी कंट्रोल मैकेनिज़्म और अप्रूविंग अथॉरिटी सबकी भूमिका जांचनी चाहिए, इन सब पर भी फाइन लगाना चाहिए। देखते हैं अब क्या होगा। चलिए अब आते हैं 2192 करोड़ वाले डीप टेक विवाद पर। ये विवाद भी काफ़ी अधिक फैल चुका है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, खासतौर से न्यूज़ चैनलों के अंदर। सो गाइस ये कहानी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि सरकार ने रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा फंडिंग फ्रेमवर्क तैयार किया था और इसी के तहत पहली राउंड में 22 प्राइवेट कंपनीज़ को करीब 2192 करोड़ की फंडिंग मंजूर करने की रिपोर्ट सामने आई है। एप्लीकेशन कितनी थी इसको लेकर के? 124, यानी कि 124 एप्लीकेंट्स में से 22 कंपनियां चुनी गई। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस के इन्वेस्टिगेशन ने एक गंभीर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पर सवाल उठाया है और इस रिपोर्ट्स के मुताबिक चुनी गई 22 कंपनी में से 15 का इन्वेस्टमेंट कनेक्शन सिलेक्शन कमेटी के 7 मेंबर के साथ में जुड़ा हुआ था और इन 15 कंपनियों का कुल मिलाकर के लगभग 1377 करोड़ से ज़्यादा फंडिंग मिली है इनको। खुद सोच के देखिए आप एक बार कि इन 15 कंपनियों को कुल मिलाकर के लगभग 1377 करोड़ से ज़्यादा फंडिंग मिल चुकी है। और दोस्तों सरकार की तरफ से ना ये भी कहा गया है कि कॉन्फ्लिक्टेड मेंबर्स इवैल्यूएशन या सैंक्शन प्रोसेस में शामिल नहीं हुए। लेकिन सवाल फिर भी तो बचता है कि पब्लिक मनी के मामले में सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट डिस्क्लोज करना क्या पर्याप्त है, क्या काफ़ी है, या सिलेक्शन प्रोसेस को इस तरह डिज़ाइन करना चाहिए कि कॉन्फ्लिक्ट पैदा ही ना हो जनता के मन के अंदर। यही ट्रांसपेरेंसी की असली कसौटी होती है, क्योंकि जब पैसा प्राइवेट सेक्टर में जा रहा हो बिल्कुल बस तूफ़ान की तरह बहुत बड़ी मात्रा के साथ में जब जा रहा हो और सिलेक्शन कमेटी में बैठे लोगों के इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप इन्हीं कंपनीज़ के साथ में जुड़े हों, तो भले ही नियमों का पालन हुआ हो, पब्लिक परसेप्शंस और इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट दोनों पर सवाल उठना स्वाभाविक हो जाता है और यही हुआ है इसी केस के साथ। चलिए अब एक सवाल पर और बात करते हैं दोस्तों। सरकारी पैसा खर्च करने का जो तरीका है ना, जो फॉर्मेट है, जो प्रोसेस है, उस पर भी अब सवाल खड़े होने स्टार्ट हो चुके हैं। चलिए बात करते हैं थोड़ी सी इस बात पर। मान लीजिएगा कि आपको एक मशीन परचेज़ करनी है, उस मशीन का आपने एक लंबे समय तक इस्तेमाल करना है। मान लीजिए आपके सामने 2 विकल्प हैं। एक मशीन ख़रीदने में 200 करोड़ रुपए लगते हैं, दूसरा विकल्प ये है कि उसी मशीन को हर साल 10 करोड़ रुपए दे करके किराए पे आप लें। तब क्या करेंगे? अगर मशीन कई साल इस्तेमाल होनी है तो सामान्य आदमी कैलकुलेटर निकालेगा, 10 करोड़ मल्टीप्लाई 20 साल करेगा इक्वल टू में 200 करोड़ रुपए, यही वैल्यू आएगी। यानी कि 20 साल का किराया मशीन की ख़रीद कीमत के बिल्कुल बराबर है। तो अब क्या करोगे? आप सोचोगे चलिए यार मशीन एक काम करते हैं, परचेज़ ही कर लेते हैं, बाद में जब इसका इस्तेमाल समाप्त हो जाएगा इसको बाद में हाफ़ रेट पे, अभी 1/3 रेट पर या फिर 10% पे भी, 90% के भी डेप्रिसिएशन पर भी बेचेंगे, कुछ तो रिकवरी होगी पैसों की। तो अब क्या करोगे? इस मशीन को ख़रीद लोगे।
लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि हर सरकारी खरीद में ख़रीदना ही सस्ता होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी कभी केस उल्टा भी हो जाता है। कई बार मेंटेनेंस, टेक्नोलॉजी अपग्रेड, ठीक है, डेप्रिसिएशन, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट और यूटिलाइजेशंस के कारण रेंटल मॉडल बेहतर भी हो सकता है। हर बार बिल्कुल आँख बंद करके परचेज़ कर लिया जाए ऐसा भी नहीं होता सरकारी आंकड़ों के अंदर। लेकिन कुछ जगह ऐसा हुआ है कि ख़रीद हमको काफ़ी सस्ती पड़ रही है, रेंट हमको काफ़ी महंगा पड़ रहा है। दोस्तों इसलिए केवल किराया ज़्यादा है देख करके किसी भी पार्टी के ऊपर करप्शन का ठप्पा लगा देना ये भी शायद सही नहीं होगा। लेकिन अगर किसी मामले में रेंटल कॉस्ट और परचेज़ कॉस्ट के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर हो तो सवाल पूछना बिल्कुल जायज़ है। सवाल ये होगा कि टेंडर किसने बनाया, रेट किसने तय किया इसका, रेंट का, ठीक है, मार्केट सर्वे हुआ या फिर नहीं हुआ, और कॉम्पिटिटिव बिडिंग हुई या फिर नहीं हुई इस कॉन्ट्रैक्ट की, और सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि किसके हित में ये कॉन्ट्रैक्ट गया। दोस्तों यही 5 सवाल किसी भी सरकारी खरीद की रीढ़ की हड्डी है। और दोस्तों वापस एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात पे मैं लौटना चाहूँगा कि इस तरह की बातें अभी हाल में राजनीतिक पार्टी के दफ्तर को लेकर भी उठ रही है, क्योंकि पिछले 10 से 12 वर्षों में देश भर में बड़े राजनीतिक ऑफिसेस बनते हुए हमने देखे हैं। और ऑफिस ऐसे हैं कि 5 स्टार के होटल फेल हो जाए, कुछ ऑफिस ऐसे भी हैं। सोचिए, मॉडर्न बिल्डिंग, लार्ज कैंपस है ऑफिस का, कॉन्फ्रेंस हॉल तैयार किया गया है, मीडिया रूम्स बनाया गया है, पार्किंग बहुत हाईटेक पार्किंग है और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल A1। जी हाँ, किसी मॉल से कम इनके ऑफिस नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ भी एक बात हमको समझनी होगी कि सिर्फ किसी पार्टी का बड़ा ऑफिस होना करप्शन का प्रमाण नहीं है। जी हाँ, लेकिन ये पैसा आपके हमारे टैक्स का पैसा है। अगर रोड पर, जी हाँ, अगर सड़कें बिल्कुल पक्की है, सड़कों पे गड्ढे नहीं हैं, हर घर में लाइट है, हर इंसान को पढ़ने का रोज़गार है, स्कूलों की संख्या कम हो रही है, हर इंसान को रोज़गार मिल रहा है, हमारे देश का भविष्य युवा लाठी अगर नहीं खा रहा है तो खर्च करिए अपने ऊपर, कोई दिक्कत नहीं करिए। अगर हर तरफ सब कुछ चंगासी तो सोचिए। लेकिन अगर इनके ऑफिस बन रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, VIP ऑफिस बन रहे हैं, मॉल से कम नहीं है, 5 स्टार होटल से कम नहीं है, तो सवाल तो पैदा होगा ना कि आखिर इसकी फंडिंग कहाँ से आ रही है। जनता को ये तो जानने का हक है डोनेशन किसने कितना दिया, इलेक्ट्रल बॉन्ड से कितना रिवेन्यू जनरेट किया है सरकार ने, और जो कह सकते हैं कि PM केयर फंड या फिर जो CM केयर फंड वगैरह बनते हैं उन पर जो पैसा जाता है उसका होता क्या है। क्या जनता को जानने का हक बिल्कुल भी नहीं है? शायद अब नहीं है हमारे समृद्धकाल के अंदर। और दोस्तों हम करप्शन को सिर्फ किसी एक डेडिकेटेड पार्टी से जोड़ के रख दें तो ये भी सही नहीं होगा। इतिहास के पन्नों में अदर पार्टी के अंदर भी काफ़ी सारे करप्शंस हुए हैं। जी आज कांग्रेस के समय पर एलिगेशन लगे थे, आपको याद होगा। UP या फिर BJP हो, इस सरकार के ऊपर भी एलिगेशन लगातार लगते रहे हैं। किसी सरकार के समय पर जाँच हुई तो उसका रिजल्ट सामने आना चाहिए। बिल्कुल लास्ट टाइम भी दोस्तों रिजल्ट हुआ था कॉयल स्कैम को लेकर के। भाई मनमोहन सिंह जी के ऊपर एलिगेशन लगाया गया था, जिसको लेकर के ये कहा गया कि उनके ऊपर लगाए गए तमाम एलिगेशन बिल्कुल गलत है, बिल्कुल झूठ है। उसका भी स्क्रीनशॉट वीडियो को पॉज कर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बट उससे ध्यान रखिएगा कि बोफोर्स से आज तक का एक बड़ा सबक लिया जा सकता है कि एक समय था जब बोफोर्स देश की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया था। सोचिए 64 करोड़ के आसपास ये जो अमाउंट था, ये बहुत बड़ी चर्चा का विषय था, बहुत बड़े स्कैम का विषय था। राजनीतिक हलचल यहाँ पे पैदा हो चुकी थी, TV डिबेट चल रही थी, फिर आपका 2G हो गया, कॉयल एलोकेशन हो गया, फिर कैगस रिपोर्ट्स आई, फिर पार्लियामेंट डिबेट चली, फिर TV डिबेट चली, फिर प्राइम टाइम इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई। तो आज सवाल ये नहीं है कि पहले भ्रष्टाचार था आज नहीं है, सवाल ये नहीं है कि आज भ्रष्टाचार है और पहले नहीं था। सही सवाल ये है कि क्या आज भी किसी बड़े करप्शंस एलिगेशंस की उतनी ही स्वतंत्र और लगातार स्पीड से ईमानदारी के साथ जांच होती है फिर नहीं? क्या संसद में उतनी चर्चा इस मुद्दे पर होती है फिर नहीं होती है? जब भी विपक्ष लगातार कोई मुद्दा उठाता है, सोचिए यूथ के ऊपर आखिरकार लाठियाँ आपने कैसे इस्तेमाल करी, पैलेट गन का इस्तेमाल कैसे करा, AK-47 आपने कैसे इस्तेमाल कर दी, एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा है, उस बात को लेकर हंगामा स्टार्ट होता है। और तमाम जो हमारे मानसून के सत्र थे वो लगातार क्या हो रहे हैं, धराशायी हो रहे हैं। और संसद का एक दिन का खर्चा कई लाखों में आता है, उसके खर्चे को भी आप वीडियो को पॉज करके चाहो तो आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हो। सोचिए क्या सरकार से सवाल पूछने वाले पत्रकारों को उतनी ही जगह मिलती है? कभी दोस्तों पत्रकारों के ऊपर भी एक्शन हो जाता है। 4PM चैनल के बारे में आपने सुना होगा, किस तरह से उनको कई बार मुसीबत का सामना करना पड़ा। सरकार के ऊपर सवाल उठाए तो अपने चैनल को हम लोग क्या कर देंगे, डिलीट करवा देंगे, सस्पेंड करवा देंगे। काफ़ी सारे पत्रकार ऐसे भी जो इंडिविजुअली ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, उनके वीडियो को टेक डाउन करवा दिया जाता है हमारे इस देश के अंदर। चलिए वापस आते हैं टॉपिक की तरफ।
सो गाइस, सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, जी हाँ, लेकिन सड़क किसी पार्टी की नहीं होती है, अस्पताल किसी पार्टी का नहीं होता है, स्कूल किसी पार्टी का नहीं होता है, यूपीआई किसी पार्टी का नहीं होता है और टैक्स पेयर का पैसा भी किसी पार्टी की जागीर नहीं होता है। पैसा जनता का है, इसलिए हिसाब भी जनता को चाहिए, बिना कहे हिसाब जनता को मिलना चाहिए। और अब मैं आपसे दोस्तों सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ, जब 4200 करोड़ की सड़क उद्घाटन के कुछ ही दिनों बाद डैमेज को लेकर के सवालों में आती है, जब हज़ारों करोड़ के पब्लिक फंड्स में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के सवाल उठते हैं, जब यूपीआई जैसे करोड़ों लोगों के इस्तेमाल वाले सिस्टम की प्राइसिंग बदलने की चर्चा होती है, प्राइसिंग बढ़ने की चर्चा होती है, टैक्स उस पर लगने की चर्चा होती है, और जब पॉलिटिकल फंडिंग की ट्रांसपेरेंसी पर लगातार बहस होती है, तो क्या हमें सिर्फ सरकार की बात सुननी चाहिए, विपक्ष की बात सुननी चाहिए, या फिर हमें डॉक्यूमेंट देखने चाहिए, टेंडर देखने चाहिए, ऑडिट देखना चाहिए और सरकार से सवाल पूछना चाहिए? थिंक अबाउट इट, विचार जरूर करिएगा। बरसों मेरी राय में ना, लोकतंत्र में तीसरा रास्ता सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़रूरी है। ना तो हमको अंधा समर्थन करना है किसी भी पार्टी का, ना अंधा विरोध करना है किसी भी पार्टी का। किसी ने बोल दिया, कान में कुछ भर दिया, हम उस पार्टी के सपोर्ट में आ गए। हमारा सवाल दोस्तों तर्कों के साथ में बुना हुआ होना चाहिए, उस सवाल के अंदर मजबूती होनी चाहिए, और जो मजबूती होती है वो होती है सबूतों के साथ। और मेरा सवाल अब आपके लिए है, अगर आपके सामने किसी सरकारी प्रोजेक्ट में काम ख़राब हो चुका होता, कोई पुल बनने के कुछ दिनों बाद ही टूट चुका होता, या उस पुल के अंदर आपको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला आपके अगर सामने आता, तो क्या आप इसे भ्रष्टाचार का नाम देते, या फिर पहले एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस का इंतज़ार करते, उसकी रिपोर्ट का इंतज़ार करते, उस पर जांच कमेटी बैठाते? आप क्या करते? इस समस्या का समाधान आप कैसे करते? अच्छे से मंथन करके स्टेप बाय स्टेप आप मुझे कमेंट करना प्लीज़, अपने स्टेप मत भूलिएगा। सो बस आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही, मिलता हूं जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।